दुनिया घूम लेने के बाद जो महसूस हुआ हिंदुस्तान में, तो उसने अपनी राय दी। कहा कि यहाँ के लोग बहस बहुत करते हैं, और वो हैरत में पड़ गया कि ये बहुत बहस करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के लोग। दरअसल बहस की हमारी परंपरा पुरानी है। उपनिषदों में कहा गया, वादे वादे जायते तत्वबोधः, तत्व तक बिना बहस के आप पहुंच ही नहीं सकते हैं। कई तरह के विचार, कई तरह की मान्यताएं, वे सब आपस में एक दूसरे का सामना जब करती हैं तो हमारे भीतर कुछ टूटता है, कुछ बदलता है, उसके बाद हमारी दुनिया मुकम्मल बनती है। तो इस तरह के सेमिनार भले इसमें बहुत कम लोग कई बार नजर आते हैं, लेकिन वो चीजें बदलती हैं। लिहाजा मैं अपनी बात इस भूमिका के साथ शुरू कर रहा हूं। मेरी जो बात है वो एक तरह से त्रिभुज यदि हम बनाते हैं तो उर्दू पत्रिकाओं से हम गुजरेंगे, और उर्दू पत्रिकाओं से गुजरने का जो हमारा जरिया होगा उसको यदि हम समझ लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से उसमें जो लिखा खातूनों ने उससे हम रूबरू हो सकते हैं। एक तो दृष्टि बिंदु सिद्धांत कि आप कहां खड़ा होकर चीजों को देख रहे हैं, और दूसरा है जनक्षेत्र का निर्माण। यह जो जनक्षेत्र के निर्माण की अवधारणा है, जिसको पब्लिक स्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं, वो बहुत बाद की चीज है। आधुनिकता का जो पहला दौर शुरू हुआ था यूरोप में 15वीं से 18वीं सदी तक, तो जो उस वक्त सबसे पहली आवाज हमें सुनाई पड़ती है, और हम देखते हैं कि वहां पर जो एक नजरिया बन रहा था उसकी तरफ हमारी नजर जाती है, और हम देखते हैं कि मेरी वोल्सनक्राफ्ट 1759 में पैदा हुई थी इंग्लैंड में। उन्होंने 1792 में एक किताब लिखी, और उस किताब का शीर्षक था स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। उसमें उन्हें कहा कि हमने शिक्षा की कपटपूर्ण व्यवस्था बनाई है, और शिक्षा की कपटपूर्ण जो व्यवस्था बनाई है उसमें दो चीजें हमको नजर आती हैं, खास करके खातूनों की शिक्षा के बारे में राय देती हैं कि हमें ठूस ठूस कर हमारे दिमाग में, हमारे जेहन में ये भर दिया गया है कि हमारा दो ही काम है, एक मर्द जो हमें कहें उसका पालन करना, और दूसरा हर हाल में अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना। उन्होंने कहा कि ये जो बातें भर दी गई हैं दिमाग में, दरअसल यह बीमार समाज की ओर जाने का एक फलसफा है, उसका एक रास्ता है। तो उन्होंने इसका विरोध किया, अपनी बात दर्ज की, और इस बात की वकालत की कि जो औरतों की दुनिया है उसमें इल्म की रोशनी आनी चाहिए। और बहुत बाद, अब चलिए बहुत बाद के दौर में मर्दों की दुनिया में क्या हो रहा था इसको जरा समझिए। आधुनिकता की सारी आबो हवा बह गई, और हम बिल्कुल ताजा तरीन दौर में पहुंच गए और अपने को बिल्कुल आधुनिक समझने लगे। और उस वक्त फिर क्या हुआ मर्दों की दुनिया में, उसे समझने की हम लोग कोशिश करें, और ध्यान से देखिए तो यह वाकया रोज हमारे जीवन में भी घटता है। हम लोग जो अध्यापक अध्यापिका हैं उस संसार में भी घटित होता है। आपको याद होगा कि एक हुए पाउलो फ्रेरे, और पाउलो फ्रेरे ब्राजील के रहने वाले थे, लैटिन अमेरिकी देश। पाउलो फ्रेरे ने 2 किताबें लिखी जिसने तहलका मचा दिया दुनिया में। आपको पता है, एक किताब तो उनकी थी उत्पीड़ितों का समाजशास्त्र, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, और दूसरी किताब थी उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र। और उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र जो उन्होंने किताब लिखी थी उसमें बताया कि उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र लिखते समय क्या क्या हुआ। अब यहां से चीजों को देखिए। पहले हम लोगों ने देखा कि मेरी वोल्सनक्राफ्ट ने ये बात कही, और दुनिया ने बहुत सारा काम हुए दुनिया में, और हम लोग एक दौर में पहुंचे। लिखते हैं पाउलो फ्रेरे कि 1970 के उत्तरार्ध और 1971 के पूर्वार्ध में मेरे पास खतों का जखीरा लग गया, और दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग तरह की महिलाओं ने वो खत लिखा हमें, और उसमें उन्होंने बताया कि तुम्हारी किताब तो बहुत अच्छी है, और दुनिया में जो
कमतर लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए तुमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन तुमसे एक शिकायत है, उसमें औरतों की बात नहीं है। तो पाउलो फ्रेरे लिखते हैं कि हमने वही जवाब दिया जो हम मर्द दिया करते हैं, कि जहां जहां हम लिख रहे हैं पुरुष, वहां में महिलाएं शामिल हैं। लेकिन पाउलो फ्रेरे बहुत संवेदनशील थे। ऐसा लिखते समय उनके दिमाग में यह बात आई कि औरतों ने दुनिया को बहुत बदल दिया। क्या ऐसा सोचते समय औरतों ने दुनिया को बहुत बदल दिया, इस ख्याल में पुरुषों की भागीदारी नजर आती है? पाउलो फ्रेरे को उत्तर मिल गया कि नजर नहीं आती है। तो फिर जब हम पुरुष की बात करते हैं तो उसमें स्त्रियां कैसे शामिल हो गई? और उसके बाद कहते हैं कि पाउलो फ्रेरे ने अपने लिखने का तरीका बदल दिया और अपने लिखने के दरमियान उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि जो संबोधन होते हैं हमारे, वह स्त्रियों को भी संबोधित हों। अक्सर हम कक्षाओं में जाते हैं, लेकिन हमारे मुंह से यही निकलता है कि यहाँ पर जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, ऐसा कभी नहीं निकलता है हमारी जुबान से। अभी भी ऐसा होता है। आप जानकर अचरज में पड़ जाएंगे कि दिल्ली सरकार ने एक प्रयोग किया और 6ठी क्लास में कुछ साल पहले एक ऐसी किताब लिखी जिसमें केवल स्त्री संबोधनों का प्रयोग था, स्त्रीलिंगों का, कि आप अगले अध्याय में देखेंगी, आप यह प्रयोग करेंगी, आप देखी होंगी, आप समझी होंगी। और छोटे छोटे बच्चे खड़े हो गए, कहने लगे ये किताब तो हमारी है ही नहीं। लड़के खड़े हो गए, कहने लगे ये किताब हमारी नहीं है। तो इस तरह की जब आबो हवा बह रही हो, हमें यह देखना बहुत जरूरी लगता है कि हो क्या रहा था, पत्रिकाओं में किस तरह से बात हो रही थी, और खास करके उर्दू पत्रिकाओं में। लेकिन फिर एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बेस पेपर छापा है एनसीईआरटी ने, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा आई थी, उसके बाद बेस पेपर बने थे। बेस पेपर में बड़ौदा की 8वीं क्लास की 3-4 लड़कियों ने एक कविता लिखी थी। बेस पेपर में ये कविता भी छपी है, और वो कविता इस तरह से है कि हमारी किताबों ने बताया था कि सिर्फ पुरुष होते हैं डॉक्टर। और एक दिन मैं अस्पताल में पहुंची और हैरत में पड़ गई, वहां तो महिला डॉक्टर थी। हमें सिखाया गया था कि सिर्फ पुरुष ही करते हैं खेत में काम। और एक दिन रेलगाड़ी की लंबी यात्रा में मैं निकली और मैंने देखा कि खेतों में औरतें धान लगा रही थी। कविता आगे बढ़ती है और कहती है कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि सिर्फ पुरुष ही होते हैं राजा, लेकिन इतिहास की किताबों से मैंने जाना कि बहुत सी स्त्रियां भी शासन का काम की थी। और मैं हैरत में पड़ गई कि अभी कितना कुछ देख कर सीखना है, यानी पढ़कर सीखने की जगह देख कर सीखने की बात। ये 8वीं क्लास के लड़के लड़कियों ने, उनके समूह ने कविता लिखी। जब आप उर्दू पत्रिकाओं से गुजरिएगा तो वहां पर आंखों देखी चीजें दिखाई पड़ेंगी। और सुबह बात हो रही थी, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश रहेगी। और एक तो हम यह समझ लें कि इन उर्दू पत्रिकाओं ने किया क्या, आखिर क्यों उसको देखने की जरूरत है। तो हमें उनको इसलिए देखने की जरूरत है कि हमको यह समझना पड़ेगा कि जनक्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, पब्लिक स्फीयर का निर्माण कैसे हुआ। हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में साथ साथ पब्लिक स्फीयर का निर्माण होता है। और कई मर्तबा तो आरंभिक दौर में ऐसा लगता है कि एक ही बात फारसी लिपि में भी कही जा रही है और देवनागरी लिपि में भी कही जा रही है। एकदम लिखने के आरंभिक दौर में ऐसा ही था। और हमारे यहाँ तो प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं जो उर्दू के भी शिखर हैं और हिंदी के भी शिखर हैं, और दोनों जबानों में साथ साथ अपनी बात कह रहे थे। लिहाजा पब्लिक स्फीयर कैसे बना, यानी जनक्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, इस पर नजर डालें हम लोग बरास्ते पत्रिकाएं। तो इसके पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि जनक्षेत्र के बारे में हमारी आधुनिक समझ है क्या। फ्रांचेस्का आर्सेनी ने प्रिंट एंड प्लेजर नाम की एक किताब लिखी। 2009 में परमानेंट प्रेस से ये किताब छपी थी। और उन्होंने बताया
कि ये जो पत्रिकाएं होती हैं और ये जो गाने होते हैं जो लोक में उपस्थित हैं, उनसे हमारी समझ बनती है। यूर्गेन हैबरमास ने हमें पब्लिक स्तर को समझने में बड़ी सहायता की और कहा कि जो सत्ता होती है, एक होती है राज सत्ता यानी शासन चलाने वाले लोग, और एक होती है आत्मसत्ता यानी एक व्यक्ति के रूप में कोई आदमी। और ये राज सत्ता और व्यक्ति सत्ता के बीच में होती है लोक सत्ता। और लोक सत्ता को समझने की जब हमारी कवायद शुरू होती है, इसी से बनता है पब्लिक स्फीयर। लेकिन यूर्गेन हैबरमास की इस कथन को नैन्सी फ्रेजर ने खारिज किया, और नैन्सी फ्रेजर ने इसमें एक बात जोड़ी और कहा कि यह जो आप कह रहे हैं कि जनक्षेत्र, तो जनक्षेत्र के साथ साथ आप प्रति क्षेत्र भी सोचिए। यानी ताकतवर समूह अलग तरीके से सोचते हैं और जिनका शोषण किया गया है वह अलग तरह से सोचते हैं। इसको ऐसे समझिए कि महिलाओं की नजर से जब आप चीजों को देखते हैं तो बात अलग नजर आती है, या किसी सताए हुए व्यक्ति की नजर से चीजों को देखते हैं तो बात अलग नजर आती है। तो कह रही हैं, यानी नैन्सी फ्रेजर कह रही हैं कि आप केवल जनक्षेत्र की बात मत करिए, आप मुकम्मल रूप से जानना चाहते हैं अपने समाज को तो प्रति जनक्षेत्र की भी बात कीजिए। यानी जो वंचित समूह हैं, कभी वो स्त्रियों के रूप में हैं, कभी वो आदिवासी के रूप में हैं, हिंदुस्तान के सिलसिले में देखें तो कभी वो मुसलमान के रूप में हैं, हमारे घरों में बच्चे भी उसी तरह से हैं, हम उस पर अपनी हुकूमत लादते रहते हैं। तो जनक्षेत्र की अवधारणा के साथ साथ प्रति जनक्षेत्र की समझ भी हमारी गहरी होनी चाहिए। इसकी वकालत कर रही थी नैन्सी फ्रेजर। अब यहां से आप देखेंगे उर्दू पत्रिकाओं को तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि उसमें इदारों की बातें हैं, उसमें रहन सहन की बातें हैं, उसमें हाल चाल की बातें हैं, उसमें रस्मों रिवाजों की बातें हैं। और आज सुबह जिक्र हो रहा था 1869 में डिप्टी नजीर अहमद का जो उपन्यास आया मिरातुल उरूस, जिसे उर्दू का पहला उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है, उसमें क्या लिखा गया है? उसमें डिप्टी नजीर साहब फरमाते हैं कि हमदो नात के बाद वजह हो कि हर चंद इस मुल्क में मस्तूरात को पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं, मगर फिर भी बड़े शहरों में खास खास शरीफ खानदानों की बाज औरतें कुरान मजीद का तर्जुमा मजहबी मसाइल के उर्दू रिसाले पढ़ा लिया करती हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मैं भी दिल्ली के एक ऐसे ही खानदान का आदमी हूं। और डिप्टी नजीर आगे फरमाते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसके साथ ही मुझको यह भी मालूम होता था कि निरे मजहबी ख्यालात बच्चों की हालत के मुनासिब नहीं, और जो मज़ामीन उनके पेशे नजर रहते हैं उनसे उनके दिल अफसुर्दा, उनकी तबीयतें मुनकबिस और उनके जहन कुंद होते हैं। मगर तमाम किताब खाना छान मारा, ऐसी किताब का पता न मिला, तब मैंने इस किस्से का मंसूबा बांधा। अब शुरू में ही यह बात तय कर दी गई कि उर्दू की रवायत किस तरफ जाने वाली है। वो इस बात का अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि वो तमाम किताब खाना छान मारे, लेकिन कोई ऐसी किताब नहीं दिखाई पड़ी जिसमें मजहबी ख्यालों के अलावा इल्म की दुनिया के जो नए काम हैं उसकी सरगर्मियां नजर आ रही हों। अब इस तरह से हम देखें तो जो उर्दू पत्रिकाएं हैं उनमें इल्म और दीगर जो मसले हैं उस पर स्त्रियों ने क्या बातें कही, और यह देखना दिलचस्प है कि साफ तौर पर आप देखिए कि जरा सोचिए कि ताराबाई शिंदे पर बातचीत है, मीराबाई पर बातचीत है, और ताराबाई शिंदे ऐसा क्यों कर रही थी, इस पर एक बहस दिखाई पड़ती है। मीरा ने किस तरह से सामंतवाद को चुनौती दी और किस तरह से उन्होंने प्रेम का एक ऐसा मंजर खड़ा किया जिसमें इंसान के सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। इस तरह की बातचीत पत्रिकाओं में दिखाई पड़ती है। तो अब ये जो सामाजिक सांस्कृतिक बहसें हैं, लाहौर से तहजीब निसा 1898 में दिखाई पड़ती है,
शरीफ बीबी एक पत्रिका आती थी 1910 में, अलीगढ़ से खातून, तमद्दुन, आगरा से पर्दा नशीं, हैदराबाद से अन्निसा, हमजोली, पटना से इफ़त, इन सब पत्र पत्रिकाओं में सीधे तौर पर भाषा पर, धर्म पर, जेंडर पर बहसें दिखाई पड़ती हैं। और जो एक आम फहम राय है कि जो मुसलमान औरतें हैं उनका पर्दा नशीन रहना ही काम है और मर्दों के हुक्म में खुद को फना कर देना वही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। ये पत्र पत्रिकाएं इस बात की गवाही पेश करती हैं कि पूरी बहसें वहां नजर आती हैं। और आप देखें कि उनके मजमून जो हैं उनको यदि हम समझते हैं तो 4 तरह की चीजें वहां नजर आती हैं। पहला तो हम समझ सकते हैं दुनिया जहान, उसमें जिक्र मुकाम और शख्सियत है, यानी जगह जगह जो मुसलमान औरतें गई हैं सैर करने के लिए उनकी बातचीत है। जैसे आपको एक जिक्र मुकाम का एक हवाला देते हैं आपको। खातून 1905 में बंबई की नुमाइश से गए सनते निस्वा, सकीना खातून ने लिखा। इसी तरह मजलिस इंतजामी कमेटी की बात वहां नजर आती है। बंबई की नुमाइश जो लेख है उसमें खातून पत्रिका में जो 1905 में छपी थी। और देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात की तरफ वो इशारा कर रही हैं। सकीना खातून कह रही हैं कि मजलिस इंतजामी कमेटी बनी है मुंबई में 1905 में और उसमें हिंदू औरतें, मुसलमान औरतें, पारसी खातूनों की 50 मुअज्जिज हैं और वो औरतों के स्वरोजगार की बातें करती हैं। कहती हैं कि उनका एक आर्थिक आधार तैयार होगा तब जाकर वो अपने तरीके से सोच सकती हैं। इसी तरह से तहजीब निस्वा 1927 में अल्बानिया की औरतें नाम का एक लेख छपा है और लिखने वाले का नाम आपको मालूम ही है कि एकदम शुरुआती दौर में हिंदी में भी ये परंपरा थी और उर्दू में भी ये परंपरा थी कि अज्ञात करके लिखा जाता था। कुछ लोग अपना नाम नुमाया नहीं करना चाहते थे, तो अल्बानिया की औरतें हैं। उस लेख का नाम तहजीब निस्वा में 1927। हैदराबाद से इंग्लिस्तान का सफर मोहम्मदी बेगम ने लिखा इस्मत नाम की पत्रिका में। इसी तरह से आप देखिए शख्सियतों पर बातचीत है। जैसे आगा महमूद गाजी खातून नाम की पत्रिका में हुस्न आरा बेगम के बारे में लिखती हैं और उनकी जिंदगी के फलसफों के बारे में बताते हुए बताती हैं कि औरतों की आज़ादी और इल्म की जो बात है वो कैसे पूरी की जा सकती है। रानी मीराबाई जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ताज साहिबा लाहौरी ने उस्तानी नाम की पत्रिका में 1920 में लिखा। ताराबाई शिंदे पर एक लेख दिखाई पड़ता है। महमूदा बेगम तहजीब निस्वा में लिखते हैं 1927 में। तो आप देखिए कि पत्रिकाओं में जो दुनिया जहान का जिक्र है उसमें 2 तरह की बातें शामिल हैं। एक जो सफर पर निकली मुसलमान औरतें हैं वो जहां जाती हैं वहां की सभ्यता समीक्षा करती हुई नजर आती हैं और संस्थाएं कैसे काम करती हैं, हमारे जीवन को बदलने वाली संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं या अध्ययन अध्यापन की संस्थाएं, उन सबों पर खुलकर वो लिखती हैं और विचार करती हैं। केवल इतना काम नहीं करते, उसमें औरतों या जो महिलाएं हैं उनकी मौजूदगी के बारे में भी बात करती हैं और रोशन ख्याल से बात करती हैं। अब एक दूसरे तरह के भी लेख दिखाई पड़ते हैं इन पत्र पत्रिकाओं में, उन्हें हम हाल हवाल कह सकते हैं। हाल हवाल में क्या है, उसमें रहन सहन पर टिप्पणियां हैं। जैसे खातून 1910 की पत्रिका में मीम के बेगम का लेख है जनाना लिबास। इसी तरह से खातून के 1905 वाले अंक में भी लेख है। अंग्रेजी और हिंदुस्तानी बेगमात का मेल जोल सुल्तान बेगम लिखती हैं इस्मत नाम की पत्रिका में 1909 में। और सभ्यताएं जब टकराती हैं और टकराने के बाद उनमें जो एक रिश्ता बनता है, उन मेल जोल से और आंखों में आंखें डालकर देखकर कई बार दुश्मनी भी दोस्ती में तब्दील होती है। तो अब आप देखिए कि अंग्रेजी और हिंदुस्तानी बेगमात का मेल जोल, इसमें 2 तरह की सभ्यताओं के एक दूसरे के करीब आने पर क्या बदलाव होते हैं, इसका जिक्र है। एक बहुत ही खूबसूरत लेख है, मैं आप सभी से उसे
बांटते हुए खुद को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आलिया बेगम बिन्त अहमद तमन्नाई, ये खातून में 1911 में एक लेख लिखती हैं, फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। अब आप देखिए कि हिंदी में भी एक किताब है, गजेंद्र जी से मैं सुबह पूछ रहा था कि उस किताब का जिक्र मुझसे कीजिए और बताइए। उसमें आपको याद है सीमंतनी उपदेश नाम की एक किताब लिखी गई और एक अज्ञात हिंदू औरत उसमें लेखिका की जगह नाम दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से ये जो कंगन हैं हथकड़ियों की तरह काम करते हैं, या जो नथ लगे हैं वो किस तरह से, जैसे जानवरों को आप नथ देते हैं, या जो पायल है वो कैसे बेड़ियों का काम करती है। और क्या खूबसूरत बात है कि इस मुल्क में दोनों ही तरफ से सोचने वाले लोग एक तरह की सोच। अब वो लेख आलिया बेगम बिन्त अहमद तमन्नाई खातून में लिखती हैं, फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। और हमें सीमंतनी उपदेश की याद आ जाती है। रस्म रिवाज पर भी बहुत सारी बातें खातून करती हैं, जैसे आप बीती जहरा नाम की महिला लिखती हैं खातून में 1910 में। बेचारी दुल्हन नाम का एक लेख लिखते हैं सुल्तान बेगम देहलवी खातून में 1910 में, और बताती हैं कि जो नई बहुएं आती हैं उनके ऊपर किस तरह से रस्मों रिवाज की तमाम बंदिशें लगा दी जाती हैं। और एक तो बहुत ही सुंदर लेख है, हाय तुम भी उन्हीं की बीवी हो, बिन्त नजरुल बाकर खातून में 1910 में यह छपा है। उसमें बड़ा सुंदर वाकया है कि एक रेलवे स्टेशन पर, ये देखिए संक्षिप्त करना है मुझे तो बस 2-3 मिनट सर। और तमाम तरह की औरतें हैं, मुसलमान औरतें, हिंदू औरतें, पारसी औरतें हैं, और कोई ऊंचे घर की औरत है, कोई मध्य वर्ग की औरत है, कोई गरीब घर की है, वो सब आपस में बात करती हैं। और जब वो बात करती है तो उनको पता चलेगा कि उनके दुख साझे हैं। उस लेख का शीर्षक है हाय तुम भी उन्हीं की बीवी हो, और उसमें उन सबको इकट्ठा कर दिया गया जो जो औरतें बोलती हैं। एक आप देखें कि तर्जे तालीम, उस समय के जो इदारे हैं, शिक्षा संस्थान है, उस पर बातचीत है। सैलेन सर यहाँ बैठे हैं, बड़ी खूबसूरत बात है कि आप देखिए कि पाठचर्याओं पर भी बात दिखाई पड़ती है, यानी कैरिकुलम पर बातचीत है। मिस्री यूनिवर्सिटी का सूबाए तालीम, मिस्री यूनिवर्सिटी का सूबाए तालीम निस्वा में, ये मिस्री यूनिवर्सिटी का सूबाए तालीम निस्वा सैयदा मूस नाविया खातून में 1911 में लेख छपता है जिसमें स्त्री शिक्षा की वकालत की जाती है। शांति निकेतन पर लेख मिलते हैं। टैगोर एक नया काम कर रहे थे, उर्दू पत्रिकाओं में इसकी चर्चा हो रही थी। अदबी नक्काल पयामे उम्मीद में 1918 में लिखते हैं, प्राइमरी तालीम, प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर बातचीत दिखाई पड़ती है। मिसेज बर्लास, और टोक्यो में जिस तरह के स्कूल चल रहे हैं जापान में, उसकी बातचीत है। तहजीब निस्वा में 1935 में यह लेख है। और अपनी बात खत्म करने के पहले फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरुआत की थी, यानी कि बहस मुबाहिसा न होगी तो राहें कहां से निकलेंगी, तो फिर तो हम अकेले अकेले अपने अपने द्वीप में मगरूर होकर भटकते रहेंगे। क्या खूबसूरत बात है कि उन पत्र पत्रिकाओं में बहस मुबाहिसा भी हमको नजर आती है। तो एक जैसे कि तहज़ुबुन्निसा बीए, हम लोग हिंदी वाले मोतीलाल बीए, तो वहां पर तहज़ीबुन्निसा बीए इस्मत पत्रिका में 1935 में लिखते हैं पर्दा और तालीम। बेगम हसरत से 2 बातें उस्तानी पत्रिका में 1919 में, मंगेतर से खतो खिताब जफर जहां तहजीब निस्वा में। इसी तरह से औरतों की तालीम और सोसाइटी में हैसियत अब्बासी बेगम लिखती हैं तहजीब निस्वा में 1935 में। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का इजलास रामेश्वरी नेहरू लिख रही थी उर्दू में। खद्दर पोसी तहजीब निस्वा 1927 में। चरखा ताज साहिबा लाहौरी उस्तानी 1919 में। ये सब बहसें कर रही हैं औरतें, और तमाम तरह के जो इदारे हैं, संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, उन पर बातचीत करती हैं। और बात खत्म करने के पहले
एक शेर का छोटा सा टुकड़ा, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।